मेरे दादाजी मरने से पहले अपना पुराना फार्म हाउस मेरे नाम कर गए थे। मैं हमेशा से ही ऐसी एक जगह रहना चाहता था, इसलिए जैसे ही मैंने अपने कॉलेज खत्म किया मैं अपनी किताब लिखने यहाँ आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम में घुसा, मैंने एक बड़े से बदसूरत चमगादड़ को बेडरूम की सीलिंग से उल्टा लटकते हुए देखा। मैंने घर में काम कर रही लड़की कार्मल को आवाज दी। क्या हुआ सर? इस अजीब सी चीज को मेरे कमरे से बाहर निकालो, मुझे चमगादड़ से नफरत है। ओह अच्छा, ये सब झील के पीछे बने कब्रिस्तान में रहते हैं। कार्मल को रात का खाना बनाने के लिए कहकर मैं नहाने चला गया। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि वो चमगादड़ वहां से जा चुका था। आखिरकार मुझे चैन की सांस आई। 2 चिकन लेग और एक बोल भरकर नूडल्स खाने के बाद मैं शाम की सैर करने चला गया। मैंने अपने घर के नीचे वाली गली से चलना शुरू किया। 7 मिनट तक लगातार चलने के बाद मुझे पुराना कब्रिस्तान दिखा, जिसके बारे में कामल ने मुझे दोपहर में बताया था। पत्थरों से बना रास्ता कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था। समाधि के ऊपर लगे पत्थर काफी पुराने थे, उन पर काई लग गई थी और जंगली पत्थर उग चुके थे। मैं कब्रों पर लिखे पत्थर पढ़ रहा था जब मैंने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। तुम्हें चमगादड़ नहीं पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं पास ही में था जब तुम अपने घर में काम करने वाली लड़की से उसके बारे में बात कर रहे थे। ओह अच्छा। उस आदमी ने अपनी बड़ी सी टोपी उतारी और किसी अंग्रेजी लॉर्ड की तरह झुककर मेरा स्वागत किया। वेलकम ब्लिस्ट्स में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा पड़ोसी विंसेंट मैलॉय हूँ। मैं जोई हूँ, मैं हाल ही में आया हूँ। बहुत बढ़िया, आखिरकार एक पड़ोसी आ ही गया। ये देखते हुए कि अब अंधेरा हो रहा है, मैं धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगा। वो आदमी भी मेरे पीछे ही आ रहा था। मुझे उसकी मौजूदगी में बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। जिस तरह वो बिना आंख झपकाए बात कर रहा था, इससे मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे शाम के समय गिरजाघर के कब्रिस्तान में घूमना अच्छा लगता है। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया और सड़क को एक बेहतर तरीके से देखने के लिए टॉर्च जलाने की कोशिश करने लगा। वो 2 बार जली और फिर उसने जलना बंद कर दिया। हद है, चिंता मत करो, मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह दिखता है। ध्यान से, सामने एक गड्ढा है। विंसेंट ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी बाईं ओर खींच लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में क्या मालूम है? मैं इस तरह की अजीब सवाल के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे उसका जवाब देने में कुछ वक्त लग गया। खून चूसने वाले चमगादड़ को वैम्पायर कहते हैं। मैं ये नहीं जानता कि ऐसे चमगादड़ हमारे देश में होते हैं या नहीं, लेकिन मैंने वैम्पायर्स के बारे में बाहर के देशों की किताबों में पढ़ा है। और भूतों की कहानियों में कहा गया है कि जब मरे हुए लोग अपनी कब्र से निकलकर सोए हुए लोगों का खून पीते हैं तो उन्हें भी वैम्पायर ही कहा जाता है। सही कहा। मुझे उसके सवाल पर गुस्सा आया। अगले कुछ मिनट तक हम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। पेड़ों से ढकी उस अंधेरी सड़क पर सिर्फ चलते रहे। जब मैं अपने घर के बहुत करीब पहुंच गया, उस आदमी ने अचानक कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम यहाँ कितने वक्त के लिए हो? शायद 1 या फिर उससे ज्यादा महीने के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर उसने अपनी लंबी कमजोर उंगली उठाई और एक बार फिर कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम कभी भी सूरज ढलने के बाद यहाँ आओगे तो मुझे जरूर पाओगे। मेरे नाना जी की कब्र भी यही है। कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अपने पीले दांत चमकाते हुए वो फिर एक बार जंगलों में कहीं गुम हो गया। उसके जाते ही दूर से एक भेड़िए की शोर की आवाज आई। उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। वो विंसेंट मैलॉय का था। वो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा होकर हंस रहा था। हाँ! वो बहुत ही डरावना सपना था। मैंने सारी दोपहर अपने किताब पर काम करने में निकाल दी। शाम के करीब 5 बजे मैं ताजी हवा लेने बाहर निकला। मैं विंसेंट से मिलने की कोई इच्छा नहीं रखता था, इसलिए इस बार मैं कब्रिस्तान से हटकर अलग दिशा में चलने लगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर ही वो मेरे पीछे आ गया। जोई, रुको। है? मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी फुर्तीला था। वो ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या कल रात तुम ठीक से सोए? इसे हमेशा अजीब सवाल ही क्यों पूछने होते हैं? मैं जवाब देते हुए चलने लगा। हाँ, ठीक से सोया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे रात में नींद नहीं आती।
मैं दिन में सोता हूँ और पूरी रात घूमता हूँ। ओह अच्छा। ये कब्रिस्तान मेरी मन पसंदीदा जगह है। मुझे ये जानकर बहुत ही रोमांचक महसूस होता है कि यहाँ दफन हुए सभी लोग कई सालों से सोए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस डिब्बे में पड़े रहना पसंद नहीं है। मैंने अक्सर उन्हें रात में रोते हुए सुना है। वो बस यहाँ से बाहर आना चाहते हैं और फिर से जिंदा होना चाहते हैं। उसकी बकवास बातें अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुनो वोल्डेमॉर्ट, या फिर जो भी तुम्हारा नाम है, मेरे पास तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए बिल्कुल कोई समय नहीं है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? घटिया आदमी। मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा और मैंने एक आखिरी बार उसे मुड़कर देखा, बस ये जानने के लिए कि कहीं वो अभी भी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। वो नहीं कर रहा था। वो बस वहां बिना चेहरे पर कोई भाव दिखाए खड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और ये सोचने लगा कि इस पागल आदमी को मुझे पूरे महीने झेलना पड़ेगा। शायद मैं तब तक सो चुका था जब मैंने अपने सर पर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। आंखें खोलने पर मैंने एक बड़े से चमगादड़ को सीलिंग से उल्टा लटकते हुए देखा। उसकी हरी आंखों ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। बिना उसे अपनी आंखें झपकाए मैंने बिस्तर के पास रखे स्टैंड से अपनी एक किताब उठाई। 2 से 3 सेकंड के अंदर वो चमगादड़ अपने नुकीले दांत दिखाते हुए तेजी से मेरे गले पर झपट्टा मारने मेरे पास आया और मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे किताब से मारा। वो खिड़की से बाहर निकल गया और जमीन पर जा गिरा। उसी समय मैंने वहां से किसी के भागने की आवाज सुनी। जब मैंने उठकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो चमगादड़ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह मेरे घर के बाहर से आ रहे शोर से मेरी नींद खुली। आसपास के कुछ लोग विंसेंट मैलॉय को अपने कंधों के सहारे उठाकर ले जा रहे थे। विंसेंट के सर से खून बह रहा था। जब मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ, वो शायद पेड़ से गिर गया और उसके सर पर चोट आई है। वो पेड़ पर क्या कर रहा था? ये एक पागल आदमी है। उसे पेड़ पर चढ़ना और उल्टे लटकना पसंद है, ठीक एक चमगादड़ की तरह। हे गाइस, मेरा नाम रॉबर्ट है। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं लोगों से दूर जंगलों के बीच बने एक घर में रहते हैं। हो सकता है कि लोगों से दूर रहना हर किसी को ठीक ना लगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी विली द स्टॉकर जैसा हो तो आप समझ जाएंगे। जब हम दूसरी जगह से यहाँ रहने आए तो हमें फौरन ही विलियम दिख गया। इसलिए नहीं कि वो हमारे पास खुद आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने उसे हमारे घर में जासूसी करते हुए देखा था। हमें हमारे पड़ोसी ने बताया कि वो भी कुछ समय पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है और तब से उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। दिन के समय वो अपने घर की खिड़की से सिर्फ लोगों पर नजर रखता है, लेकिन रात को कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने उसे अपने पड़ोसियों के घर में घुसने की कोशिश करते हुए या फिर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हुए देखा है। मुझे यकीन था कि ये सब झूठ है, क्योंकि मेरे पिछले घर में भी मेरा पड़ोसी बिना किसी वजह से मेरे साथ बुरा बर्ताव किया करता था। सभी शक दूर करने के लिए मैं विलियम के घर उसे हेलो कहने के लिए चला गया। तब तक मेरी गर्लफ्रेंड बैग से सामान निकाल रही थी। जब मैंने उसके घर की घंटी बजाई, एक अजीब सा आदमी सामने दिखा। मैंने उसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मेरी अच्छी का जवाब 1 सेकंड में मुझे मिल गया। उस आदमी ने पलटकर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी डरावनी आंखों से मुझे देखता रहा और मेरा दिल रुक गया। वो गुस्से से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी दरवाजा खोलकर मुझे बहुत मारेगा। मेरा नाम रोब। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। उसके बाद मैंने पड़ोसियों की बात मानने का फैसला किया। शायद हो सकता है कि ये ऐसा आदमी ही हो जिससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मैं उसे हमारे आसपास होने से रोक नहीं पाया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जिस दिन यहाँ आए थे उसी दिन मैंने दरवाजे पर कैमरा लगा दिया था। पिछले मालिक का लगाया हुआ कैमरा किसी कारणवश टूटा हुआ था। हमने अपना सारा सामान रख लिया और सेट हो गए थे, लेकिन जल्द ही हमें एहसास हुआ कि कुछ गलत था। कैमरा घुमा हुआ था। किसी ने उसे अपनी जगह से घुमा दिया था। मैं उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने गया और जो हमने देखा उसे देखकर डर गए। विली कैमरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और हालांकि उस दिन मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन मैं देखता रहा कि अगले कुछ दिनों तक वो ये कोशिश बार बार करता रहा, जब तक एक दिन उसने कैमरा तोड़ नहीं दिया। शायद इसी ने पहले वाले मालिक के घर का कैमरा भी तोड़ा होगा। मैं गुस्से में अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा खटखटाने गया, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके पीछे कोई नहीं था। मेरा मन जिज्ञासा से भरा हुआ था और मैं उस अंधेरे घर की छानबीन करने लगा, लेकिन मुझे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ये देखकर हैरान था कि वहां बहुत सी लोगों के परिवार की तस्वीर थी, लेकिन विली उनमें से किसी में भी नहीं था।
मैं लाइट जला सकता था, लेकिन इससे वो आदमी चौकन्ना हो जाता। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्या ढूंढ रहा था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि यह गलत था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बेसमेंट से आवाज आती हुई सुनी, इसलिए मैं नीचे देखने चला गया। मैं छुपते छुपाता सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस शोर की तरफ जाने लगा। जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है तो मैं एक बार के लिए डर के मारे जमीन पर गिर गया। फर्श पर कम से कम 5 लोग चेन से बंधे हुए थे। इन सब लोगों के बदन पर कपड़े नहीं थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टेप से ढका हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कि कान खजूरा। उसके मुंह को दूसरे इंसान के पिछले हिस्से से टेप की मदद से जोड़ा हुआ था। ये देखने में बहुत ही घटिया लग रहा था। ये उस फिल्म की तरह लग रहा था। क्या तुमने इंसानों का बना कान खजूरा देख लिया रॉबर्ट? मेरे पीछे मेरा पड़ोसी एक दिमागी हालत से बीमार आदमी की तरह मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने जो किया था वो उसके लिए गर्व महसूस कर रहा था। है ना ये कमाल? उस फिल्म ने ही मुझे ये करने की प्रेरणा दी है। उस फिल्म में जो आदमी था वो धोखेबाज था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसे पहले वाले मूवी में एक था। मैं ये कर सकता हूँ और ये बहुत मजेदार है। ये सब कौन है? ओह, क्या तुमने आते हुए रास्ते में इनकी तस्वीरें नहीं देखी? मैं दरअसल तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ। ये लोग हैं और तुम जानते हो क्या, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे अगले शिकार। कोई चीज मेरे ऊपर हावी हो गई थी। मैंने उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। अब मैं ये खुद को बचाने के लिए भी नहीं कर रहा था। जो लोग आपस में बंधे हुए थे, अब उन्हें भी मुझसे डर लगने लगा। जब तक मैंने उसे मारना खत्म किया वो मर चुका था। मैं अभी भी चौकन्ना था और मैंने किसी के पैरों की आवाज बेसमेंट की तरफ आती हुई सुनी। क्या विली अकेला नहीं था? मैंने उसकी गन चुराई और इंतजार करने लगा। पैरों की आवाज और तेज होने लगी। हर आवाज से मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं तैयार था। जैसे ही मैंने उसकी परछाई देखी, मैंने फौरन गोली चला दी और एक लाश जमीन पर आ गिरी। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो विलियम था। वो आदमी अब तक जिंदा था और एक छोटे चाकू से मुझ पर वार करने वाला था। मैंने घबराहट में अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। वो दूसरा आदमी था जिसे उस दिन मैंने मार डाला था। मैं जेल नहीं जा सकता था, दोबारा नहीं। अगर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे अपने हाथ और गंदे करने होंगे। मैंने रोते हुए बंदूक उस परिवार के सर पर रखी और एक एक करके मैंने उन्हें मार डाला। मैं जानता था कि शायद वो सब बच सकते थे, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे झूठ बोला, खुद से ये कहते हुए कि मैं उन पर एहसान कर रहा हूँ। मैंने उन सब की लाशें दफन कर दी और अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को एक बैग में पैक करके गाड़ी में डाल दिया। हम लोग एक आखिरी ट्रिप पर जा रहे थे। मैंने जरूरत का सारा सामान ले लिया और जंगलों में अपने अंकल के घर चला गया। मैं हमेशा से ही वहां जाना चाहता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो क्या चाहती है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आप सबसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं और भी ज्यादा हैरान हूँ कि किसी को मारना कितना आसान है। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पिछले पड़ोसी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैंने गलती से एक युवा को मार डाला था जो मेरे घर के बगीचे में घूम रहा था। मैंने सबको ये भरोसा दिलाया कि मैंने उसे ये सोचकर गोली मारी थी कि वो कोई चोर है, लेकिन सच तो ये है कि मैं जानता था कि वो क्या कर रहा था और मुझे ऐसा करके बहुत मजा भी आया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बात बात पर उसकी सलाह लेना पसंद नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ कि वो गलती से मारी गई। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो भी ये गलती थी या नहीं। अब हम दोनों दुनिया से अलग ही रहते हैं। ना यहाँ कोई परेशान करने वाले पड़ोसी हैं और ना ही कोई विली की तरह दखल देने वाला। मेरा रिश्ता उसके साथ पहले से और भी बेहतर है। अब हम बहस नहीं करते और हमें एक दूसरे के साथ काफी मजा आता है। कौन जानता था कि हमें अपनी जिंदगी में बस थोड़ी शांति की जरूरत थी। मैं अपने नए पड़ोस में कुछ ही हफ्ते पहले आया था। मुझे लगा था कि एक शांत सड़क और अच्छे लोगों की जगह है जो मुझे पसंद था। मुझे एक शांत जिंदगी जीनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी गाड़ी से सामान निकाल रहा था और मेरे साथ वाले घर में रहने वाला एक आदमी मेरे पास आया और अपना परिचय देने लगा। वो कद में लंबा, पतला और बड़े चेहरे वाला आदमी था जिसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे। उसके भूरे बाल सफेद पड़ रहे थे। वो देखने में काफी मिलनसार लग रहा था, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ अजीब महसूस करने लगा। तुम्हारा स्वागत है नए पड़ोसी। तो तुम आज ही आए हो? जरूर तुम्हारा नाम जिमी होगा, है ना? जी हाँ, आपको कैसे पता? ओह, मैं यहाँ की एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ और हम हर नए व्यक्ति की चर्चा करते हैं। तुम्हारा स्वागत है। मैं वहां रहता हूँ। मैं उस घर की तरफ मुड़ा जहां वो इशारा कर रहा था और शायद उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था क्योंकि वो दोबारा बात करने लगा। ओह, बंद खिड़कियों के लिए माफ करना।
शायद उन्हें देखकर तुम्हें अजीब लगा होगा, लेकिन मैं कुछ मरम्मत करवा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ। हमने थोड़ी और देर बातें की और उसने आखिर में मुझे अपने घर पर रात को डिनर के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो हर नए सदस्य को अपने घर आने का आमंत्रण देता है। मैंने ना चाहते हुए भी उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं इस आदमी को ठीक से जानता भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उससे क्या उम्मीद करूं। जैसे ही मैंने गाड़ी से सामान निकालने का काम खत्म किया तो मैंने एक बार मुड़कर उस आदमी के घर की तरफ देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी अपने घर के आंगन में बैठकर मुझे ही देख रहा था। हमारी नजरें मिली और वो मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी में अपनापन तो था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। इन सब के बावजूद मैंने डिनर पर उसके घर जाने का फैसला किया। वो एसोसिएशन का सदस्य था और मैं उसके ऊपर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। जब मैं उसके घर घुसा तो उसने मुझे दरवाजे पर प्यारी मुस्कान के साथ सत्कार किया। फिर वो मुझे अपने लिविंग रूम में ले गया, जो काफी अंधेरे भरा और अजीब ढंग से सजा हुआ था। खिड़कियों पर काले रंग के पर्दे लगे हुए थे और वहां पर सिर्फ कुछ मोमबत्तियों की मदद से ही रोशनी आ रही थी। उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर वो किचन में खाने की तैयारी करने के लिए चला गया। मैं वहां अकेला बैठा रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उसे किचन में काम करते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं बहुत आराम से उसके वहां इंतजार करता रहा। आखिरकार वो लिविंग रूम में वापस आया। उसके हाथ में चीज और क्रैकर्स की एक प्लेट थी। उसने उसे मेरे सामने रख दिया और फिर मेरे सामने जाकर बैठ गया। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चिकन पसंद होगा। वो जल्द ही बनने वाला है और तब तक ये रहे कुछ स्नैक्स। खाना खाते खाते मुझे नशा सा होने लगा और मेरी आंखें बंद होने लगी। क्या हो रहा है? जब मेरी आंख खुली तो मैं बेताब होकर इधर उधर देखने लगा। मेरा सर धीरे धीरे ठहरने लगा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कमरे की छत बहुत नीची थी और रोशनी बहुत कम, इसलिए मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। लेकिन मैंने उसे देखा। वो वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और वो मुझे घूर रहा था। चलो एक खेल खेलते हैं, ठीक है? आखिर तुम चाहते क्या हो? जाने दो मुझे। मैं तुम्हें जाने दूंगा जिमी। तुम्हें छुपना है। मैं तुम्हें छुपने के लिए 3 मिनट दूंगा। मैं उसे लड़ना चाहता था, उसे जमीन पर पटकना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ में लोहे का फावड़ा देखा और सोचा कि मुझे होश से काम लेना चाहिए। मेरा सर अभी भी घूम रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं वहां से भागा। मैं इधर उधर से सहारा लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। 1 2 3 4 5। मैं उसे गिनती करते हुए सुन सकता था और मेरे डर का स्तर बढ़ता जा रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही था। मैं सामने लगे दरवाजे की तरफ भागा और उसे लपक कर पकड़ लिया। मुझे लगा दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे ताला लगाकर बंद किया हुआ था और खिड़कियां भी बंद हैं। ये बात मैं पहले से जानता था। अब क्या होगा, क्या करूं? मैं घबरा कर पीछे घूमा और भागने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगा। मैं अब भी उससे सुन पा रहा था। 2 मिनट 45 सेकेंड, 2 मिनट 46 सेकेंड। मैं डर के मारे वहां खड़ा रहा। अब मुझे उसके चलने की आवाज आने लगी थी। मैं समझ गया था कि उसकी गिनती खत्म हो गई है। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। हालांकि अभी भी कोई कदम उठाने के लिए मैंने खुद को बहुत जोर दिया। जैसे ही मैंने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ाना शुरू किया, मैंने देखा कि वो बेसमेंट से ऊपर आ रहा था। उसके हाथ में अभी फावड़ा था और पागलों जैसे मुस्कान लेकर वो मेरी तरफ भागा। मैं घबरा कर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगा। वो अभी मेरे पीछे था, मुझे आवाजें लगा रहा था। जिमी, बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम यहां हो। मैंने एक और दरवाजा खोला जहां से ऊपर की तरफ कुछ और सीढ़ियां जा रही थी। अचानक मुझे बाहर का नजारा दिखने लगा। वहां एक खिड़की थी जो बंद नहीं थी। मैं खुशी के मारे उस खिड़की को तोड़कर बाहर कूदा और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां हूं तो मैं घबरा गया। मैं 3 मंजिले घर की छत पर लटका हुआ था और वो आदमी अब तक मेरा पीछा कर रहा था। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए छत के आखिरी हिस्से तक चला गया, लेकिन उसका अब कोई फायदा नहीं था। मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो आदमी खिड़की से मेरी तरफ आने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। लगता है तुम्हारा अंत आ गया है जिमी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा और अपने हाथ में फावड़ा लेकर उसने उसे हवा में उठाया। मैं डर के मारे सहम गया। मुझे लग रहा था कि अब किसी भी सेकंड वो उससे मुझ पर वार कर देगा। अचानक वो आदमी वहां से गिर गया। उसका पैर किसी जगह पर अटका और उसके हाथ छत को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकामयाब रहा। जैसे ही मैं खिड़की तक पहुंचा, वो नीचे गिर चुका था। कुछ घंटों बाद मैं घर से बाहर निकलने में सफल हुआ और फिर मैंने पुलिस को बुलाया। आपको लग रहा होगा कि अंत में सब अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस को उस आदमी की लाश कभी नहीं मिली।
कहा जाता है कि वो एक झाड़ी में जाकर गिरा और वहां से भागने में कामयाब हो गया। इससे भी बुरी बात यह है कि कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने कुछ देखा। मैं उस परछाई की शक्ल तो नहीं देख पाया क्योंकि वो सड़क के उस पार खड़ा था, लेकिन मैंने कुछ और जरूर देखा। उसके हाथ में एक फावड़ा था।